सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर क्लास 11 तो बहुत अच्छा कर लिया, क्लास 12th में आ भी गए, लेकिन क्लास 12th को साल भर मैनेज कैसे किया जाए। उसको लगता है कि जैसे क्लास 10th में लास्ट मोमेंट पे आकर के जो है ना 1-2 महीने में सब हो गया था, वैसे ही शायद क्लास 12th में भी हो जाएगा। तुम्हें वो गलती नहीं करनी है जो मैक्सिमम बच्चा करता है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो क्लास 12 का जब इतना सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा हो जाता है परेशान। अब आखिरकार क्या है इस सॉलिड मास्टर प्लान के अंदर। नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी के। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे होंगे, काफी कुछ सोच रहे होंगे। अब सबसे पहले तो भाई कांग्रेचुलेशंस। कॉ किस लिए? सर बहुत सिंपल सी बात है कि आप बच्चों ने मेहनत की, मेहनत करके आपने क्लास 11 को बहुत अच्छे से जो है क्रॉस किया। अब बारी है उस क्लास की जिसमें आपको देने हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो दोस्तों एक बार तुम क्लास 10 में बोर्ड्स देते हो, फिर उसके 1-1.5 साल के बाद लगभग दोबारा से तुम्हारे सामने सेम एग्जामिनेशंस आ जाते हैं। सो जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, बिकॉज आपको पता है कि यहां पे आप जब क्रॉस करते हो, उनको जब आप क्लियर करते हो तो आपके लाइफ का एक नया पड़ाव स्टार्ट हो जाता है। कॉलेजेस में जाते हो, आप आगे फर्दर स्टडीज करते हो और उसका रास्ता दोस्तों यहीं से खुलता है, यहीं से स्टार्ट होता है। सो दैट इज व्हाई ये साल आपके लाइफ का, आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर आप कह सकते हो। सो सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर क्लास 11 तो बहुत अच्छा कर लिया, क्लास 12th में आ भी गए, लेकिन क्लास 12th को साल भर मैनेज कैसे किया जाए। अक्सर बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड के साथ जो है क्लास 12 को स्टार्ट करता है। उसको लगता है कि जैसे क्लास 10th में लास्ट मोमेंट पे आकर के जो है ना 1-2 महीने में सब हो गया था, वैसे ही शायद क्लास 12th में भी हो जाएगा। सो मैं यहां पे तुमको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा। अगले कुछ मिनट तो मेरे को ध्यान से सुनना, जो जो बता रहा हूं मैं तुमको, अगर बेटा तुमने फॉलो कर लिया सो बिलीव मी आपका क्लास 12th ना एकदम मक्खन जाने वाला, एकदम स्मूथ जाने वाला है ना। बिकॉज तुम्हें वो गलती नहीं करनी है जो मैक्सिमम बच्चा करता है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ महीनों में बच्चा जो है यहां पे प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है, सुनता ही नहीं है, और कई बार तो आप देखोगे किताबों को एकदम साइड कर देता है। और फिर जब एकदम से सिलेबस पाइल अप हो जाता है, देखो क्लास 10 तो रही नहीं, तो क्लास 12 का जब इतना सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा हो जाता है परेशान। तो वो परेशानी से, उस फेज से तुम्हें बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक सॉलिड मास्टर प्लान पूरे साल भर का। और बिलीव मी, अगर ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ तुमने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो क्लास 12th तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। अब आखिरकार क्या है इस सॉलिड मास्टर प्लान के अंदर। तो दोस्तों ये मैंने तुम्हारे लिए पूरे साल भर को डिवाइड कर दिया कई सारे फेजेस के अंदर। ठीक है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत ही इम्प्रैक्टिकल यहां तुम्हारे लिए बनाया हो, कुछ बहुत ही ऐसा बना दिया जो कंप्लीट ही ना हो सके। बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर तुम अपने साल को स्टार्टिंग से जो है, स्टार्टिंग से इस तरीके से डिवाइड कर लोगे तो आखिरी टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन में परेशानी नहीं आने वाली तुमको। अब जो तुम्हारे लाइफ का, तुम्हारे जो क्लास 12th का जो करियर का फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता ही है। इसके अलावा इसको सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इसका राइट स्टार्ट देना। सो अपने सिलेबस का फाउंडेशन बनाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है आपके पास, वो है बेटा मार्च से जून का महीना। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर भी इतने हेवी एक्टिविटीज नहीं होते, सिलेबस का इतना प्रेशर नहीं रहता। तो ये तुम्हारा परफेक्ट टाइम है कि तुम जो है मार्च से जून के बीच, खासकर जब तुम्हारी वेकेशंस भी आपकी चल रही होती है, तो ट्राई करो कि 50 से 60% सिलेबस आप कंप्लीट कर पाए। एनसीईआरटी की है बेटा, एनसीईआरटी से ही घुमा करके कंसेप्ट तुमसे पूछता है। सो एनसीईआरटी को अपने साथ एकदम दिल से, एकदम कलेजे से लगा के रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें आपके लिए। सो 50 से 60% सिलेबस अगर आप यहां पे मार्च से जून में खत्म कर लेते हो तो आधा लोड तुमने वैसे ही कम कर दिया। अब आता है वो दौर जब तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है अगले कुछ महीनों में। तो मोस्टली अगर आप देखोगे, जुलाई से अक्टूबर के जो महीने हैं बिल्कुल बेहतरीन मंथ्स माने जाते हैं आपके सिलेबस को फाइनल रूप देने के लिए, या फिर कह सकते हैं फिनिश करने के लिए। तो लगभग ट्राई करिए कि अक्टूबर एंड तक जो है आप अपने सिलेबस को फिनिश कर पाएं। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो क्लास 12th के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सेम रट के लिख देना है जाकर के। सो बेस्ट है कि जब आप कोई भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी पर्सनल ट्यूशंस जो भी आप कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ नोट्स बनाना दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ असाइनमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मार्कशीट्स के अंदर, तो वो भी आपको सही टाइम से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ बेटा अगर आपके शॉर्ट एंड सिंपल रिवीजन नोट्स होंगे तो आप अपने सिलेबस को ज्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। राइट, अब बारी आती है इस महीने की जो आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। इसके स्टार्टिंग में आपको कई सारे फेस्टिवल्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये महीना इंपॉर्टेंट है। किस लिए? एक बार आपने अगर सिलेबस खत्म कर लिया तो अब आपके पास समय बचता है पीवाईक्यूज स्टार्ट करने का। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है कि अप्रैल मई में ही पीवाईक्यूज लगा लेता है। अब उसके पास प्रॉब्लम क्या आती है कि उससे सॉल्व नहीं होते क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो आपने कंप्लीट ही नहीं किया।
सो आपका जो विंडो है मार्च से लेकर अक्टूबर का, ये आपका समय है सिलेबस कंप्लीट करने का, तब तो जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा पाओगे भाई, है ना, तभी आपका कॉन्फिडेंस यहां पे बिल्डअप होगा। सो नवंबर का महीना वो महीना है बेटा जहां पे अपने वीक टॉपिक्स को आप स्ट्रांग बना सकते हैं, कई सारे क्लासेस होते हैं उस टाइम पे, साथ ही साथ आप जो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट में, अपना एक टाइम टेबल बना लो महीने का कि भाई इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट उठाऊंगा, इसके पीवाईक्यूज में सॉल्व करूंगा, राइट। अब इसके बाद अगर आप देखोगे दिसंबर से जो फेब का महीना ये है बैटल रेडी होने वाला महीना, ठीक है, बिकॉज यहां पे अब आपके प्री बोर्ड्स होना स्टार्ट होंगे, तो ये परफेक्ट टाइम है आपके कंप्लीट सैंपल पेपर्स को लगाने का। सिलेबस आपका हो गया, आपने पीवाईक्यू लगा लिए, अब समय आ चुका है सैंपल पेपर जो आपको पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कराएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मैप्स एंड डायग्राम्स। कई बार बच्चे अगर आप देखेंगे मैप्स एंड डायग्राम्स से पीछे रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट आप उठाते हो। देखो 10th में तो चल जाता है क्योंकि बहुत जरा जरा से थे, लेकिन 12th में सिलेबस बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस भी और मेहनत भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये तुम्हारे लिए कंप्लीट प्लान है मार्च से लेके फेब का। इसको ईमानदारी से तुमने अगर बिल्कुल लगा लिया बच्चे, तो इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि एकदम बेखौफ होकर के जाओगे बोर्ड एग्जाम देने। साथ ही साथ मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी बनाऊं, एक ऐसा मतलब तुम्हें सब्जेक्ट वाइज तोड़ के बता दूं कि भाई हर सब्जेक्ट में तुम क्या क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारा सब्जेक्ट मजबूत हो। बिकॉज याद रखिएगा 12th इज नॉट अबाउट रट्टा वेकेशन, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। जितना कंसेप्ट तेरे दिमाग में स्ट्रांग होगा बेटा, उतना बढ़िया आप आंसर में लिख पाओगे। तो इतिहास अगर आप देखेंगे तो आपके हिस्ट्री के साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि भाई पहली बात तो इसके अंदर तीनों थीम्स कवर हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न से। दूसरी बात, आप खुद से आंसर्स लिख सकते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर का एक टाइमलाइन बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं बेटा क्विक रिकॉल के लिए। आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपके फैकल्टी ने, आपके टीचर ने पढ़ाया, आपने उस चैप्टर की एक टाइमलाइन, एक फ्लो चार्ट बना लिया, तो आपको जो है लंबे लंबे पैराग्राफ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों हर हफ्ते जो मैथ्स है आपके, उसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लास्ट में अगर आपने छोड़ दिया मैप वर्क तो फिर आपके ऊपर आ जाएगा लोड। तो हर हफ्ते प्रैक्टिस करोगे, मैप को बार बार प्रैक्टिस करोगे, मैप तुम्हारा बढ़िया होता जाएगा दोस्तों। मैप इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जितना सवाल लगाओगे उतनी बेहतर होगी, वैसे ही जितना मैप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा। तुम निकाल लो कि हर हफ्ते संडे को मैं सिर्फ मैप लगाऊंगा बैठ करके, एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, 10 बार करो यार, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी के जो सोर्सेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे कई सारे सवाल आपको बनते हैं, तो यस आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर से कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर वर्ल्ड पॉलिटिक्स और भारतीय पॉलिटिक्स दोनों ही आपको मिल जाती हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स ज्यादातर अगर आप देखोगे कॉजेज ओरिएंटेड होती है ना, कि किसी कारण से कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, अगर वो कॉज की टाइमलाइन आप समझ गए तो टॉपिक्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे, भारतीय राजनीति के अंदर आपको पावर शिफ्ट होता है वो बहुत दिखता है, उस पावर शिफ्ट के कारण क्या, उसका इंपैक्ट था, इस तरीके से थीम बना करके अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फेवरेट हो जाएगा, साथ ही साथ दिमाग में सेट हो जाएगा। सो ये चीजें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जब आप पॉलिटिकल साइंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो कई सारे पॉलिटिकल कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया करिए, आपके आंसर को बेहतर बनाएगा। जो कॉपी आपकी चेक कर रहा होगा उस पर एक इंप्रेशन सेट होगा। सो याद कर लीजिए चैप्टर वाइज एक एक आपको पेज ऐसा बनाना है जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या कीवर्ड्स यूज हुए उस चैप्टर में उसको वहीं के वहीं नोट कर लो, तो ये आपको बेनिफिट करेगा आपके सब्जेक्ट को एनहांस करने में दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी आपकी 12th की कंपैरेटिवली लेंथी जरूर है, लेकिन आपके 11th के मुकाबले आसान जरूर है, ठीक है। तो बहुत सारा डेटा, बहुत सारे केस स्टडी, बहुत सारे डायग्राम्स ज्योग्राफी के अंदर है, इसे आपको मास्टर करना है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक्स आप बना सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, जिससे आप ज्योग्राफी को याद कर पाए। बहुत सारे रूट्स आपको मिलेंगे, इंटरनेशनल रूट्स, चाहे वाटरवेज के हों, एयरवेज वगैरह के हों। तो यस, डेटा बहुत ज्यादा है और डेटा को इफेक्टिवली रन करने का तरीका है कि शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलो। साथ ही साथ मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, तो याद रखिए जो हर हफ्ता आपको निकालना है उसमें चाहे हिस्ट्री का मैप हो चाहे जियो का, दोनों एकदम धमाके तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा ये आता है भाई हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब जो बच्चे इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके साथ कई बार दिक्कत क्या आती है कि वो इकोनॉमिक्स को रटने का ट्राई करते हैं भाई, ठीक है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें इकोनॉमिक्स रटनी नहीं है। नंबर 1, डेफिनेशंस जरूर याद रखो, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आएंगे तुम्हारे पास, तो उन्हें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया तुम्हारा होता जाएगा। एंड ग्राफ्स आज की गाइस,
तो आप कोई कंसेप्ट आप समझा रहे हैं, किसी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप आप बता रहे हैं, तो वहां पे ग्राफ आपके सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं। तो जितना बेहतर इन ग्राफ्स को प्रैक्टिस करेंगे, जितना बेहतर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये सब्जेक्ट उतना जबरदस्त होता चला जाएगा। जहां पे थ्योरी है दोस्तों, वहां पे आप उसके कॉज को अंडरस्टैंड करिए, और जहां पे आपको लगता है कि ग्राफ्स या डेफिनेशन या न्यूमेरिकल्स है ना यहां पे प्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो आपके पेपर का क्राउन है भाई। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पे फोकस रख के चलना है। अब आ जाता है आपका जेंटलमैन वाला पेपर, यानी अंग्रेजी का पेपर। ठीक है, तो अंग्रेजी का पेपर एक ऐसा है जो ज्यादातर आपके हाथ में है, जो कि आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस डे 1 से सही है। तो दोस्तों आपके पास लिटरेचर, आपके पास रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन आता है, जिसमें से रीडिंग एंड राइटिंग तो ऐसा होता है कि आपकी प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है, आप ऑन द स्पॉट परफॉर्म करते हो उसे। लिटरेचर के अंदर जो थीम्स हैं, जो आपकी कहानियां हैं, उनके कंटेक्स्ट को आप समझिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, अपनी भाषा में लिखिए। और अंग्रेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई इसमें फॉर्मेट के नंबर होते हैं। जब आप कई सारे राइटिंग स्किल्स करते हैं तो फॉर्मेट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ रोज एक हैबिट बनाओ अपनी कि तुम भाई कोई ना कोई अंग्रेजी का पेपर ले लो, उसका एक एडिटोरियल पढ़ लो, उसमें जो अच्छे शब्द हैं उनको यूज करना स्टार्ट करो। तो जितना बढ़िया तुम वोकैबुलरी यूज करके आओगे, जितना प्रॉपर फॉर्मेट्स में तुम लिख करके आओगे, हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बढ़िया स्कोर करोगे। लेकिन डे 1 से प्रैक्टिस करना है दोस्तों, एकदम लास्ट डे पे जाके नहीं करना कि अंग्रेजी है तो लास्ट दिन में करेंगे, नहीं। ठीक है, ये बहुत ही स्कोरिंग है, डे 1 से करोगे तो डेफिनेट सी बात है बहुत अच्छा करोगे। एंड सोशियोलॉजी यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कई बार इसकी बात बहुत कम होती है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जिसमें तुम चैप्टर्स को, थीम्स को अगर करंट दुनिया से रिलेट करके पढ़ोगे तो मजा भी आएगा और दिमाग में काफी देर तक सेट हो जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी बातों को आपको दिमाग में रख के चलना है। चैप्टर वाइज जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये सारी चीजें नोट करते चलो। तो अगर ये स्ट्रैटेजी तुमने सब्जेक्ट वाइज फॉलो की, तुम खुद देखोगे कि डे 1 से तुम्हें चीजें कितनी आसान मिलेंगी, है ना। ऐसे मिक्सअप नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में कुछ भी, और एकदम कहते हैं ना एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड तुम जो है पढ़ाई यहां पे कर पाओगे बेटा, राइट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया सी बातें बच्चे। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी कि सर आपने स्ट्रेटेजी बता दी, बहुत अच्छी बात है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे यार सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों को लगता है कि हाँ किसी ने बता दिया कि भाई ऐसा करना है, तो बच्चा अपना अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर कोई अगर बता देता डेली बेसिस पे, कोई होमवर्क दे देता, कोई हमसे पूछ लेता कि तुमने कितना किया, तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है, तो सर काफी बढ़िया हो जाता। और इसी के लिए बच्चे हमारे बैचेस होते हैं, जहां पे आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपको डीपीपीस करवाते हैं, आपके डाउट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं बच्चे, है ना। और साथ ही साथ आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ाई कर पाते हो। अब हमारे जो क्लास 11th का बैच होता है, जो 11th के बच्चे हैं, बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, वो है हमारा उदय ह्यूमैनिटीज का बैच, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है बेटा, है ना। एंड अभी क्या है कि विश्वास दिवस के स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं आपके, तो ये बैच आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, 5500 का बैच था, विश्वास दिवस का ऑफर है, बच्चों का विश्वास है। ठीक है, तो आपके लिए छोटा सा गिफ्ट आप कह सकते हैं। तो 5500 का बैच था, सिर्फ 3000 रुपीज में आपको मिल रहा है इस टाइम पे बेटा। एंड ये 3000 पूरे साल के हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सर एक महीने का, नहीं, पूरे साल का। इसमें बैच का कंटेंट, बैच की क्लासेस, डीपीपीज, टेस्ट वगैरह सब कुछ बेटा इसी के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी उदय ह्यूमैनिटीज से पढ़ चुके हैं, जो अभी क्लास 12th में आए, उनको पता है कि कितना मजा आता है इन बैचेस के अंदर, कितनी बढ़िया हम पढ़ाई करते हैं बेटा यहाँ पे। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट, जो ऑलरेडी 12th में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप बच्चों के लिए परिश्रम ह्यूमैनिटीज 2027 का बैच है, इसका प्राइस इस टाइम पे है सिर्फ आपका 3500 रुपीज। ठीक है, तो उदय ह्यूमैनिटीज जो है ये क्लास 11th का बैच है, याद रख लीजिएगा। और परिश्रम ह्यूमैनिटीज बेटा क्लास 12th का बैच है। तो जो बच्चे क्लास 12th में आए, एक बेहतरीन पढ़ाई करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए है परिश्रम ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो विश्वास दिवस ऑफर से बेटा ये 5500 का बैच सिर्फ 3500 के अंदर आपको मिल रहा है। तो आप इसे जाके पीडब्ल्यू ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा आपके लिए जो है कहते हैं समराइज्ड प्लान बना दिया मैंने भाई। ठीक है, तो इसे याद करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटीज आपकी सबसे बढ़िया दोस्त हैं, इनको अपने साथ लेकर के चलना दोस्तों। ठीक है, और अच्छा क्वालिटी मटेरियल आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी अच्छी किताब जो अच्छे सवाल लगाती हो, आपको बताती हो, उसे भी आप यहाँ पे रेफर कर लेना। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। वो वाला नहीं कि सुबह 6 बजे उठेंगे 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, ये वाला टाइम टेबल नहीं। ठीक है, वो टाइम टेबल जो तुम यहाँ पे फॉलो कर पाओ डेली और वीकली बेसिस पे, ये बना करके चलना दोस्तों। कुछ अच्छा अचीव करो तो अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एक्टिव स्टडी प्रैक्टिस तुम्हें करके चलनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल नोट्स बनाने हैं अपने,
क्लास के जो नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना, इसके अलावा अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो, पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स तुम्हारे दोस्त होने वाले हैं जो तुम्हें हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस देंगे और साथ ही साथ बेटा आपको बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज नहीं करते और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, आप किसी भी पेपर को सॉल्व कर रहे हो, आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन बन पा रहा है मेरा और ये नहीं बन पा रहा, तो जो नहीं बन पा रहा वो तुम्हारा वीक एरिया है। आप उसके लिए तुम एक माइंड मैप रेफर कर सकते हो, कोई छोटी वीडियो देख सकते हो, इवन लेक्चर के जो आपके लेक्चर हैं बैच के वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपका रिवीजन स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। कोई टॉपिक तुमने पढ़ा, उसके सिंपल नोट्स पढ़े तुमने, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और अगले टॉपिक पे जाने से पहले उसे दोबारा से रिवाइज कर लिया। वीकर एरियाज को मजबूत बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और अपने कहते हैं ना अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको यहां पे लगातार टेस्ट करते जाना है। बैचेस में हम उसको करते हैं हमारे प्रॉपर टेस्ट के थ्रू। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको जब लास्ट समय आएगा तो मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना और एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि एक्सरसाइज, स्लीप और न्यूट्रिशन ये तीनों उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपकी किताब के चैप्टर्स। तो एक अच्छी एक्सरसाइज क्या करती है, शरीर को हेल्दी रखती है, आपको कंसंट्रेटेड रखती है। ठीक ठाक 5-6 घंटे का स्लीप आप ले लोगे तो बॉडी थकेगी नहीं, आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे और साथ ही साथ अच्छा घर का खाना खाओगे, मम्मी के हाथ का बना, वो बाहर वाला मोमोज पिज्जा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी स्वस्थ रहेगी और आप काफी एक्टिव रहोगे, है ना। तो एक एक्टिव माइंड, एक हेल्दी बॉडी जो है ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है कंपैरेटिव टू एक बहुत ही वीक बॉडी, है ना। तो बहुत जरूरी है कि अपने शरीर का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम 18 घंटे पढ़ लेंगे तो हम टॉपर बन जाएंगे, तो ये माइंडसेट को चेंज कर दो। तुम 4 घंटे भी अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे भाई तो भी तुम टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा बड़ा भाई लेकर के आया था तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी स्ट्रेटेजी। ठीक है, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले किसी बेहतरीन से फ्रूटफुल से वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। और याद से दोस्तों, उदय ह्यूमैनिटीज और परिश्रम ह्यूमैनिटीज बैचेस लाइव हैं, विश्वास दिवस के ऑफर्स लाइव हैं, तो ध्यान से बच्चा पार्टी जो 12th में आ चुका है आ जाओ यार फटाफट से। परिश्रम में मुलाकात करेंगे हम सब टीचर्स आपसे, एंड जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से चले जाओ। उदय ह्यूमैनिटीज बैच है, एकदम ओपी लेवल का बैच है दोस्तों। ठीक है, तो वहां पे भी मुलाकात होगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आप इसको अप्लाई करोगे अपने जीवन में एंड धमाका मचाओगे अपने रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, सो मुझे दीजिए इजाजत, मेरा नाम है कुणाल, मिलता हूं आपसे अगली बार। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।